ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, दो मैकेनिज्म के क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन में प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन एल्काइन में कॉमनली पूछे जाते हैं। एक, एलिमिनेशन रिएक्शन से अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन बनती हैं। अब सबसे पहले हम एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन के चार मैकेनिज्म आपको अपने सिलेबस में पढ़ने होते हैं। E1 मैकेनिज्म, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 1। फिर A2 मैकेनिज्म, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 2। थर्ड इज E1CB, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट बेस। यहां पे कार्बन आयन मैकेनिज्म होता है। सारे आप मैकेनिज्म में बात करोगे तो कार्बन आयन मैकेनिज्म बहुत कम रिएक्शंस में होता है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बन आयन इंटरमीडिएट बना था। सोडा और लाइम के साथ NaOH और CaO के साथ हीटिंग करें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की, एलिफेटिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो CO2 फुल हो जाता था, लेकिन इंटरमीडिएट C नेगेटिव बनता था। और C नेगेटिव बनना ही RDS था, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए। आप पढ़ चुके हो, जस्ट रिकैप करवा रहा हूं। फोर्थ इज EI, EI इज इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। Elimination reaction is opposite of addition reaction. Addition reaction एल्कीन एल्काइन जैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड की या एल्डिहाइड कीटोन जैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। उनमें पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड पे कोई ग्रुप आके ऐड हो जाते हैं तो उनको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। जनरली पाई बॉन्ड की प्रॉपर्टी है ये, यानी कि अनसैचुरेटेड कार्बन की प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली सैचुरेटेड कार्बन की प्रॉपर्टी है। सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में। जनरली इट हैपेंस। एलिमिनेशन रिएक्शन हो या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, एसएन रिएक्शन में और ई रिएक्शन में सेम केमिकल स्पीसीज यूज करते हैं हम लोग, जैसे आरओ नेगेटिव। यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा और यही केमिकल स्पीसीज एलिमिनेशन में बेस के रूप में भी काम करता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें बेस एज ए रिएजेंट की जरूरत पड़ती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 SNI, आप 9 टाइप्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, पर मेजर SN1 SN2 है। एनसीईआरटी में सिर्फ SN1 और SN2 है, बाकी कोई नहीं है। बाकी टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से आपके लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन SN1 SN2 दो आपको पढ़नी होती है। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन में हम हरदम बेस की जरूरत पड़ेगी और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें न्यूक्लियोफाइल। तो सेम केमिकल स्पीसीज, फर्क क्या है? हमने इसकी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी बिल्कुल बिगनिंग में पढ़ी थी। एलिमिनेशन रिएक्शन आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, क्योंकि वो एंडोथर्मिक होती है। और एलिमिनेशन रिएक्शन की जस्ट उल्टी है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इसका जस्ट उल्टा है। एडिशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। तो एडिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, तो फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। एलिमिनेशन के कंपैरिजन में लो टेम्परेचर के ऊपर ही सब्स्टिट्यूशन फेवर्ड है। व्हाट आई मीन टू से, एलिमिनेशन रिएक्शन आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। तो जब भी डेल्टा वगैरह हो तो यानी कि कहीं ना कहीं एलिमिनेशन की तरफ इशारा है। हीटिंग हाई टेम्परेचर जब भी मेंशन हो तो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन की तरफ इशारा है। तो एक इंडिकेटर तो ये है कि सेम वही, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स का। इस रिएक्शन में भी लिविंग ग्रुप होता है और एलिमिनेशन रिएक्शन में भी लिविंग ग्रुप होता है। जितना वीक बेस उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप।
उसको लीव करवा के उससे जो बेस बनाओगे जितना वीकर है उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बेसिसिटी के ऑर्डर से अपने आप पता चल जाती है। बाकी लिविंग ग्रुप के बारे में जब हम मैकेनिज्म पूरा पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर, तो हम लोग लिविंग ग्रुप के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। अभी तक बस इतना ही जरूरत थी। लिविंग ग्रुप हरदम लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाता है। तो मैकेनिज्म का मतलब मेनली दो ही मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में होते हैं, एक एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में आप बोलोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आप बोलोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपको एक क्वेश्चन शेयर किया था, अगर आप अपने ग्रुप में देखें तो उसमें ऑप्शन में ऐसे ही दे रखा है ईएसआर, आपको खुद समझना है। जैसे पीसीसी दे दे कोई, ऐसा देते हैं लोग क्वेश्चन में, इसलिए मैं बता रहा हूं। पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन, पीसीसी शॉर्ट में लिख देते हैं। जैसे डीयू लिख देते हैं शॉर्ट में, डीबी लिख देते हैं शॉर्ट में, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, एचटीआई लिख देते हैं शॉर्ट में, एक्रोनिम के फॉर्म में लिख देते हैं, आपको खुद समझना होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे हम लोग मैकेनिज्म में नोट करते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ईएस में देख चुके हो आप। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो SN1 SN2 SN बहुत सारे में, इसका तो SN का तो गेम सबसे बड़ा गेम है मैकेनिज्म में। SN मैकेनिज्म इज मोस्ट प्रिवेलेंट वन पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में। सर एलजी है। अगर मैं बोलूं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, पहचान में आना चाहिए। एलजी मतलब लिविंग ग्रुप, एलजी मतलब लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप हरदम इलेक्ट्रॉन पेयर कोवलेंट बॉन्ड से जो बॉन्डेड होता है सबस्ट्रेट से, वो लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ लेके जाता है हरदम। एलजी मतलब लिविंग ग्रुप। फ्रीडल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब भी FR SR लिखा हो तो आपको पहचान में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। NSR लिखा हो तो आपको पहचान में आना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ESR लिखा हो तो पहचान में आना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बड़ा जलवा है। पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन है, पहचान में आना चाहिए। अब मैं एडिशन रिएक्शन की बात करूं, एल्कीन एल्काइन चैप्टर में आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा है, और एल्डिहाइड कीटोन में आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म की बात करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्कीन और एल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही मेन केमिकल प्रॉपर्टी है उसकी। तो ये इसका किस में पढ़ा आपने, एल्कीन और एल्काइन चैप्टर में पढ़ा, क्योंकि एल्कीन एल्काइन न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर रही थी, इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर पहले आएगा RDS में, तो इलेक्ट्रोफिलिक मेन मैकेनिज्म यही था एल्कीन एल्काइन में। और क्या, सारी केमिकल प्रॉपर्टी में 90% केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही थी, एल्कीन एल्काइन चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर का, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर की मेन केमिकल प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां पर C डबल बॉन्ड O होता है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। और हम ये भी देख चुके हैं कि क्यों एडिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है, पाई बॉन्ड हटकर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बन रहा है, वीक बॉन्ड टूट रहा है, ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बन रहा है, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो नेट एक्सोथर्मिक होगा। एक्सप्लेनेशन हम बहुत पहले देख चुके हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में जस्ट उल्टा है, वीक पाई बॉन्ड बनता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और सैचुरेटेड से सिग्मा बॉन्ड हटकर, तो वीक बॉन्ड बना, कम एनर्जी रिलीज हुई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटा, ज्यादा एनर्जी खर्च हुई, तो नेट खर्च हुई, इसलिए एंडोथर्मिक होता है एलिमिनेशन।
the subject to it. We have explained it. We have explained it. बिल्कुल बिगनिंग में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऑर्गेनिक जब स्टार्ट हुई थी नोमेनक्लेचर के बाद, तो हम ये सब थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक्स एलिमिनेशन, उसी थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने टेम्परेचर की कंडीशन देखी थी, जो अभी मैं रीइटरेट कर रहा हूं। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताता हूं। जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन है, जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो ये चार मैकेनिज्म आप लोग देखोगे। अब देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन में हरदम एक लिविंग ग्रुप होगा। मान लीजिए एलिमिनेशन रिएक्शन में ये हाइड्रोजन है और जस्ट पड़ोस में लिविंग ग्रुप है। ये हाइड्रोजन तो बेस ले जाएगा और ये आपका लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाता है। अब इसमें ये जिस पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ उसको अल्फा और उसके जस्ट पड़ोसी को बीटा बोलोगे। 3 बीटा हो सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी है, एक पे लिविंग ग्रुप आ गया तो बची हुई 3 वैलेंसी पे मैक्सिमम 3 बीटा हो सकते हैं किसी स्ट्रक्चर में। अब देखो, ये हो सकता है CH बॉन्ड वीकर हो या इजी टू ब्रेक हो, CCl बॉन्ड, Cl बॉन्ड लिविंग ग्रुप का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो। तो चांसेस है पहले H जाएगा क्योंकि CH बॉन्ड वीकर है, बाद में लिविंग ग्रुप जाएगा। ऐसा E1 CB में होता है। हो सकता है पहले लिविंग ग्रुप चला जाए, Cl बॉन्ड वीकर अच्छा लिविंग टेंडेंसी हो तो लिविंग ग्रुप पहले चला जाए और बेस हाइड्रोजन को बाद में ले जाए। ऐसा E1 में होता है। हो सकता है हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप दोनों CH और CCl बॉन्ड दोनों एक साथ टूट के पाई बॉन्ड आए अल्फा बीटा के बीच में। ऐसा E2 में होता है। E2 एंड SN2 सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, तो उनमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट होती है। E2 का मैकेनिज्म आपको ध्यान है तो हमने इमेजिन किया था क्लासरूम में कि एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट होना चाहिए। H और L एक ही प्लेन में होने चाहिए पर एंटी पोजीशन पे होना जरूरी है। ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है E2। कहीं पे भी H और L नहीं हो सकते। सेम साइड हुए, सेम पोजीशन के ऊपर हुए तो E2 होगी ही नहीं, आप लोग जानते हैं। EI हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप दोनों के दोनों विद इन द मॉलिक्यूल है। अब अल्फा से लिविंग ग्रुप और बीटा से हाइड्रोजन जाए, एक ग्रुप अल्फा से जाए दूसरे बीटा से, तो पाई बॉन्ड आता है अल्फा बीटा के बीच में। H और L चला गया तो अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड आया तो एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। और यहां पर फिर लिविंग ग्रुप हो पाई बॉन्ड पे तो फिर एल्काइन भी बन सकती है आगे फिर दोबारा से। यहाँ पे फिर दूसरा लिविंग ग्रुप हो ना, अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन पे, तो यहाँ पे एल्काइन भी बन सकती है फर्दर। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एलिमिनेशन होता है, इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। आपके सिलेबस में जो भी एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी पढ़नी है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़नी है मेनली। और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से पाई बॉन्ड आता है, पाई बॉन्ड आता है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से पाई बॉन्ड आता है तो एल्कीन एल्काइन का फॉर्मेशन होता है, जो इन सारे मैकेनिज्म से, ऑल ऑफ दीज मैकेनिज्म आर फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन मेनली। अब मैं बात करता हूं बीटा, ये गामा पोजीशन हो गया, ये गामा, गामा के ऊपर हाइड्रोजन है, अल्फा के ऊपर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो अगर यहां से H और यहां से L जाएगा तो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो यहां पर फ्री वैलेंसी हुई, यहां पे हुई, तो इन दोनों की फ्री वैलेंसी को मिलाएंगे लगातार पाई बॉन्ड और अब रिंग बन गया। यानी कि बीटा एलिमिनेशन के बजाय गामा डेल्टा एलिमिनेशन ये सब हो तो रिंग फॉर्मेशन होता है। हम जनरली उन एलिमिनेशन की बातें नहीं करते हैं, हम जनरली बात करते हैं सभी में बीटा एलिमिनेशन की।
यहां पर अगर हम बात करें बीटा एलिमिनेशन ओपन चेन में इस तरह हो रहा है तो पाई बॉन्ड आ जाता है आपका, पाई बॉन्ड आ जाता है E1A2 E1C। EI तो बिल्कुल अलग ही है, EI तो सिर्फ हीटिंग पे हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, ये बाकी तीन इंटरमोलिकुलर है। तो सबसे पहली बात ये देखो क्या क्या काम हो सकता है। हाइड्रोजन बेस पहले ले जाए, बाद में लिविंग ग्रुप जाए। इसमें क्या होगा, E1 मैकेनिज्म में अगर मैं बात करूं, एक बार जस्ट रिवाइज कराऊं, E1 मैकेनिज्म में सबको एक बार रिकैप, फिर हम E1CB के ऊपर आ जाएं। E1 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म, E1 और SN1 में कार्बोकेटाइन बनना, सबसे पहला कार्बोकेटाइन बनना लिविंग ग्रुप जाने के बाद RDS होता है। ये बात हम 1000 बार कर चुके हैं। कार्बोकेटाइन इज इंटरमीडिएट इन E1 एज वेल एज SN1, और जो सबसे पहला कार्बोकेटाइन बनता है उसका फॉर्मेशन ही RDS होता है E1 और SN1 मैकेनिज्म। इसलिए कई बार जहां पर E1 होता है SN1 भी पैरेलली चलता रहता है। पर कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा वो हम बाद में वही बताते हैं, मेजर कुछ भी नहीं बोला होता। E1 मैकेनिज्म में होता क्या है, कहीं पे लिविंग ग्रुप है, तो पहला स्टेप जो RDS होता है वो लिविंग ग्रुप, पहले लिविंग ग्रुप जाता है, लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ लेके जाएगा, तो आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये आपका RDS होता है, दिस इज योर RDS। अब जहां पर फुल्ली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन बन गया E1 और SN1 में, वहां पे रीअरेंजमेंट तो है ही है। रीअरेंजमेंट मत भूल जाना, यही जान होती है क्वेश्चन की, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट से नंबर ऑफ स्टेप बढ़ सकते हैं अगर रीअरेंजमेंट होगा तो। अब लास्ट में बेस अपना काम करेगा, बेस बीटा हाइड्रोजन को ले जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे पाई बॉन्ड बनाने, और ये फास्ट स्टेप है आपका। बाकी सब फास्ट होंगे, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट वाले फास्ट होंगे। तो पहले लिविंग ग्रुप गया, बाद में हाइड्रोजन गया, बेस द्वारा हाइड्रोजन ले जाया गया। तो E1 मैकेनिज्म में क्या होता है, Cl बॉन्ड पहले टूटता है, कार्बन लिविंग ग्रुप, और CH बॉन्ड बाद में टूटता है, और पाई बॉन्ड फाइनली आएगा आएगा एलिमिनेशन में, राइट। तो E1 मैकेनिज्म में क्या है आपका, फर्स्ट लिविंग ग्रुप लीव्स, carbocation is intermediate, higher the stability of carbocation, first carbocation form, higher the rate of E1 as well as SN1। ये जो फास्ट स्टेप है इसमें अगर न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पर रीअरेंजमेंट के बाद अटैक कर देता है तो वो SN1 हो गया और ये E1 हो गया, बस यही तो फर्क होता है, इतना ही तो फर्क है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल चाहिए, यहाँ पे बेस चाहिए, भाई एलिमिनेशन में बेस चाहिए, वहां पे न्यूक्लियोफाइल चाहिए। ये हाई टेम्परेचर पे होगा एलिमिनेशन, ये लो टेम्परेचर पे होगा सब्स्टिट्यूशन SN1। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा रीअरेंजमेंट के बाद, यस और नो, रीअरेंजमेंट के बाद अल्फा के रीअरेंजमेंट हो गया तो अल्फा के बजाय और दूसरे कार्बन पे भी आ सकता है, रीअरेंजमेंट हुआ तो SN1 और E1 में बस इतना ही फर्क है, ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करे, न्यूक्लियोफाइल आया, ये है बेस आएगा, तो बेस का काम होता है पॉजिटिव ले जाना, तो वो ले जाएगा पाई बॉन्ड ले जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप तो कॉमन है SN1 और E1 में, फर्स्ट स्टेप इज कॉमन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, यहां तक सारे स्टेप कॉमन है SN1 में भी E1 में भी। कार्बोकेटाइन जो बन रहा है इंटरमीडिएट, ये एक आयन है, आयन किस में होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवरेबल है। तो SN1 और D1 के लिए किस तरह के सॉल्वेंट्स फेवरेबल है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे एल्कोहल हो गई, जैसे H2O हो गया, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब में हाइड्रोजन है, प्रोटिक है, यस और नो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर फेवरेबल फॉर SN1 एंड E1, क्योंकि जो आयन बनेंगे, आयन का स्टेबलाइजेशन तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन से होगा, जैसे वाटर से होता है, कार्बोकेटाइन बनता है।
2 और मोर देन 2 स्टेप्स वाली ये रिएक्शन होंगी SN1 एज वेल एज E1. Higher the stability of carbocation form, firstly formed carbocation, higher the rate of SN1, higher the rate of E1. बस ये हाई टेम्परेचर पे होगा रिलेटिवली और ये लो टेम्परेचर पे होगा रिलेटिवली. इतनी थर्मोडायनेमिक्स जरूर इनमें डिफरेंस क्रिएट करती है. बाकी मैकेनिज्म लास्ट स्टेप को छोड़कर वहां पे न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे बेस अपना हाइड्रोजन ले जाएगा, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा. उससे पहले तो मैकेनिज्म SN1 E1 का कार्बोकेटाइन बनना, उसका रीअरेंजमेंट होना सब एक समान है. सर पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट किसके लिए फेवरेबल है, कौन से स्टेप के लिए? कौन से स्टेप के लिए नहीं, पूरे मैकेनिज्म के लिए. SN1 और E1 मैकेनिज्म के लिए, क्योंकि SN1 E1 में कार्बोकेटाइन बनता है, दोनों में आयन बनते हैं. L नेगेटिव भी आयन बन गया और कार्बोकेटाइन भी आयन बन गया. अब ये कार्बोकेटाइन आयन कब बनेगा, आयन कब स्टेबलाइज होगा, बेंजीन में स्टेबलाइज होगा या फिर वाटर में स्टेबलाइज होगा आयन, मुझे बताओ. वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन से NaCl एक्वा सॉल्यूशन में पानी में घुलता है ना, रीजन इज आयन डाइपोल अट्रैक्शन. Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन सोलवेट हो जाते हैं, हाइड्रेट हो जाते हैं. तो ये कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन बना तो सॉल्वेशन होगा. तो विच इज मोर सुटेबल, पोलर प्रोटीन. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. तो जहां पे भी कार्बोकेटाइन बनना है, कार्बोकेटाइन का स्टेबलाइजेशन होगा. जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है ज्यादा रेट, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी. तो हम लोग बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, जो इसकी मैकेनिज्म का पक्का स्टेप है, ये जो मैकेनिज्म में जो जो स्टेप होते हैं कार्बोकेटाइन, ये RDS है, ये ध्यान में रखने की चीज होती है. इसके बाद ही क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे. तो फॉर SN1 एंड E1 मैकेनिज्म, जब भी SN1 E1 मैकेनिज्म हो तो विच टाइप ऑफ सॉल्वेंट इज फेवरेबल कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे अल्कोहल, एसिड, फिनोल, फिनोल, अल्कोहल, वाटर, these are favorable for polar protic solvent are favorable for SN1 as well as E1. बताओ, लिविंग ग्रुप चला गया और कार्बोकेटाइन बना लिया. लिविंग ग्रुप पहले गया तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतनी ही अच्छी बात है SN1 और E1 के लिए. हायर द लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, हायर द रेट ऑफ SN1 एंड E1. मैकेनिज्म सब कुछ अपने आप खुद बोल रहा है, समझो. तो उससे हायर द लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, तो RDS में लिविंग ग्रुप जल्दी चला जाएगा तो कार्बोकेटाइन जल्दी बन जाएगा, तो फास्ट हो जाएगी रिएक्शन. तो हायर द रेट ऑफ SN1 एंड E1. लिविंग ग्रुप अच्छा से अच्छा होना चाहिए, चाहे SN1 और E1 दोनों में ही लिविंग ग्रुप जाके कार्बोकेटाइन बनना ही RDS है, कॉमन है. तो साफ साफ वो कॉमन फैक्टर है, सॉल्वेंट कॉमन फैक्टर है. ओके, हम लोग बात करते हैं E2 मैकेनिज्म. तो ये जो एक चीज और लिख लो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं ना, ये वीक बेस होते हैं और वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं. लिखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर फिनोल, अल्कोहल, वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब वीक बेसिस एंड वीकर बेसिस एंड वीकर न्यूक्लियोफाइल, वीकर बेसिस एंड वीकर न्यूक्लियोफाइल, वीकर बेसिस एंड वीकर न्यूक्लियोफाइल. समझा? अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं न्यूक्लियोफाइल, अगर मैं बोलूं न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल की जरूरत कहां पर पड़ती है? अगर मैं बोलूं न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल की जरूरत तो SN1 में पड़ी, यहां पर दोनों मैकेनिज्म देखे तो, और बेस की जरूरत उसमें पड़ी. तो SN1 और E1 के लिए जब हम E1 की बात करेंगे तो बेस चाहिए, तो वीक बेस फेवरेबल है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है. E2 के लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए. SN1 के लिए वीक न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल है. क्यों? अरे न्यूक्लियोफाइल तगड़ा होगा तो पहले इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, इंतजार ही नहीं करेगा. जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी. न्यूक्लियोफाइल जितनी स्पीड से अटैक करेगा उतनी तगड़ी न्यूक्लियोफिलिसिटी, आप लोग जानते हैं. तो वो पहले पहले लिविंग ग्रुप जाए, तसल्ली से कार्बोकेटाइन बने,
और बाद में न्यूक्लियोफाइल अपना काम करे तो न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए, जो धीरे से आए बाद में आए। मैकेनिज्म यही चाहता है, SN1 चाहते हो तो मैकेनिज्म। बेस भी ये नहीं कि पहले हाइड्रोजन ले जाए, बेस भी वीक होना चाहिए। तो लिखो फॉर E1 वीक बेस, वीकर बेसिस आर फेवरेबल। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वीकर बेसिस है। फॉर E1 वीकर बेसिस आर फेवरेबल, जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वीकर बेसिस। फॉर E1 वीकर बेसिस आर फेवरेबल। लिखो फॉर SN1 वीकर न्यूक्लियोफाइल्स आर फेवरेबल, जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वीकर न्यूक्लियोफाइल्स आर फेवरेबल। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 2 और मोर देन 2 स्टेप्स वाली रिएक्शन है, कम से कम 2 स्टेप होंगे इस रिएक्शन में। डन। अब मैं बात करता हूं E2 मैकेनिज्म। E2 और SN2 दोनों के दोनों सिंगल स्टेप रिएक्शन होती हैं। E2 और SN2 दोनों के दोनों एलिमेंट्री रिएक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या होती है? एलिमेंट्री और सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। तो इनमें कोई इंटरमीडिएट होगा क्या? SN2 भी एंड E2 भी, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों SN2 एंड E2 दोनों दोनों सिंगल स्टेप रिएक्शन होती हैं। तो इनमें एक ट्रांजिशन स्टेट होगी, इंटरमीडिएट तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 स्टेप होते तो 2 ट्रांजिशन स्टेट और एक इंटरमीडिएट होता। एक स्टेप की रिएक्शन है तो एक ट्रांजिशन स्टेट और 0 इंटरमीडिएट होंगे। n स्टेप की कोई रिएक्शन है तो n ट्रांजिशन स्टेट और n-1 इंटरमीडिएट होते हैं। तो यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं मिलने वाले, SN2 मैकेनिज्म में भी, E2 मैकेनिज्म में। अब E2 में एलिमिनेशन होता क्या है? हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप दोनों एक साथ लिव करते हैं, एक साथ जाते हैं ना, एक साथ साइमल्टेनियसली। जैसे SN2 में हमने क्या देखा था? SN2 में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक करना और लिविंग ग्रुप का आगे से जाना, दोनों काम साइमल्टेनियसली होते हैं। हमने इमेजिन किया था उसका, E2 को भी इमेजिन किया था। तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये लिविंग ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है। ये क्या होने चाहिए? एक ही प्लेन में होने चाहिए, पर एंटी पोजीशन पे होना अनिवार्य है। सिंगल बॉन्ड है तो रोटेट होके एंटी पोजीशन पे आने चाहिए, पर आने चाहिए एंटी पोजीशन पे, तभी E2 करवाओगे। यहां से बेस साहब ले जाएंगे इस हाइड्रोजन को और यहाँ पे लिविंग ग्रुप चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा फाइनली? ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ये सब नो, और लिविंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाता ही है। तो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड C हो जाएगा, लिविंग ग्रुप आपका चला गया और बेस B नेगेटिव हाइड्रोजन को लेकर BH बना लेगा। बस ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो एंटी पेरिप्लेनर, ये बेस वाला एटम हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन और लिविंग ग्रुप, ये 5 एटम एक ही प्लेन में होंगे। एंटी पेरिप्लेनर पढ़ चुके हो, सब रिवाइज करवा रहा हूं। पेरिप्लेनर अरेंजमेंट इज कंपल्सरी कंडीशन फॉर E2। बताओ, हाइड्रोजन पहले ले जाएंगे, हाइड्रोजन बाद में ले जाएंगे, तो बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे कोई, वहां पे SN1 में कार्बोकेटाइन बन रहा था, E1 में आयन बन रहे थे, यहाँ पे कोई आयन बन रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे धीरे धीरे ट्रांजिशन स्टेट में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे नया पाई बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। तो ये इसको ट्रांजिशन स्टेट में बोलते हैं इनसिपिएंट एल्कीन। इनसिपिएंट एल्कीन, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा ट्रांजिशन स्टेट, उतनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के हिसाब से हम इसका रेट देखते हैं E2। ठीक है। एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट। किन किन कौन कौन सी रिएक्शन E2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है वो ध्यान रखना है आपको, है ना। हम पढ़ चुके हैं काफी। सर एल्कीन का क्या नाम बताया आपने? क्या? एल्कीन का नाम क्या बताया था आपने? इंसिपिएंट का मतलब क्या होता है? आप सब लोग इंसिपिएंट IITian हो, इंसिपिएंट डॉक्टर हो, मतलब इन इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। इंसिपिएंट मतलब जस्ट इनिशियल स्टेज पे जो बन स्टार्टिंग हुई है जिसकी, है ना। इनसिपिएंट एल्कीन इज ट्रांजिशन स्टेट। मैं ट्रांजिशन स्टेट बनाऊं तो इस बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बॉन्ड बनने लगा,
ये बॉन्ड लिविंग ग्रुप का टूटने लगा और ये बॉन्ड टूटने लगा, CH और CCl बॉन्ड तो टूटेंगे और B और H का बॉन्ड बनने लगा, टूटने लगा, बनने लगा, टूटने लगा। ये सारे के सारे एटम, यही तो ट्रांजिशन स्टेट है। इंसिपिएंट एल्कीन इज ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे एल्कीन बनने लगी ना, इंसिपिएंट एल्कीन इज ट्रांजिशन स्टेट। ये E2 मैकेनिज्म की खासियत है, ठीक है। तो बताओ SN2 और E2 में कोई कार्बोकेटायन बना क्या? नहीं। तो यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बजाय कौन सा सॉल्वेंट चाहिए? पोलर एप्रोटिक। SN2 में भी E2 में भी दोनों में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन पहले ले जानी है तो बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए। और SN2 में भी आप लोग जानते हो लिविंग ग्रुप गया नहीं, उससे साथ न्यूक्लियोफाइल पिछवाड़े से अटैक करता है, लिविंग ग्रुप अगवाड़े से निकलता है। यही SN2 है, बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन द सेम टाइप ऑफ लैंग्वेज। तो आपको ध्यान है, अच्छी तरह ध्यान होगा, कोई भूल नहीं सकता है। तो SN2 एंड E2, तो उसमें भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लिविंग ग्रुप, तो न्यूक्लियोफाइल तगड़ा होगा तभी तो अटैक करेगा। कार्बन डेल पॉजिटिव जिसमें लिविंग ग्रुप है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। SN में न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए। यहाँ पे एलिमिनेशन E1 में बेस वीक होना चाहिए और E2 में बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन बाद में थोड़ी ले जा रहे हैं वहां। तो लिखो फॉर E2 स्ट्रॉन्ग बेस इज फेवरेबल। जितने भी नेगेटिवली चार्ज बेस हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। स्ट्रॉन्गर बेसिस आर फेवरेबल, स्ट्रॉन्गर बेसिस आर फेवरेबल। जैसे मैं एल्कोहल का एल्कोक्साइड आयन बोलूं, नेगेटिवली चार्ज तो जितने भी हैं ये सारे स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं आपके। इवन आर नेगेटिव, ये सब स्ट्रॉन्गर बेसिस हैं जनरली, है ना। स्ट्रॉन्गर बेसिस आर फेवरेबल। देखो फॉर SN2 stronger nucleophile are favorable, stronger nucleophile are favorable। SN1 के लिए वीक न्यूक्लियोफाइल, SN2 के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। E1 के लिए वीक बेस, E2 के लिए स्ट्रॉन्ग बेस रिलेटिवली, ठीक है। SN1 और E1 के लिए कैसा सॉल्वेंट फेवरेबल था? आयन बन रहा था कार्बोकेटायन। SN1 E1 के लिए कौन सा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल, फिनोल, वाटर, एसिटिक एसिड, लाइक दिस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। SN2 और E2 में कोई आयन नहीं बन रहा तो प्रोटिक की कोई जरूरत नहीं है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आर फेवरेबल फॉर SN2 एंड E2। कौन से फेमस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है? बताया है मैंने आपको। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एसीटोन, DMSO, ये ज्यादा फेमस है, वैसे बहुत सारे हैं इनके अलावा। डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल एसिटामाइड, HMPP, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस ये मेनली ये दो ज्यादा यूज होते हैं। मैं बता देता हूं DMSO क्या है। DMS देखो, DMS मतलब डाई मिथाइल सल्फाइड, डाई मिथाइल सल्फाइड। और DMSO मतलब ये आप ओजोनोलिसिस में पढ़ चुके हो। दो मिथाइल है, एक ऑक्सीजन लगा दोगे तो सल्फोक्साइड, सल्फर से सल्फोक्साइड बन गया, ये DMSO है। डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव। पॉजिटिव तो छुपा हुआ है, एसीटोन भी यही है, सी आ जाएगा इधर। हाँ, लोन पेयर नहीं आएगा। एसीटोन में भी पॉजिटिव पोल छुपा हुआ है, पोलर तो है ये, लेकिन प्रोटिक हाइड्रोजन नहीं है इनके पास। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मामाइड ये हो गया। अगर दोनों ये प्रोटिक हाइड्रोजन हटाकर मिथाइल लगा दो तो एप्रोटिक हो गया, तो ये क्या हो गया? डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। और यहाँ पे CH3 कर देंगे तो डाई इथाइल एसिटामाइड हो जाएगा। एसिटामाइड का दोनों हाइड्रोजन हटाकर मिथाइल लगा दो इसी तरह, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल एसिटामाइड।
तो ये सब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पर एसीटोन एंड डीएमएसओ आर वेरी फेमस। ठीक है, SN2 E2 हो गया। अब मैं बात करता हूं E1CP जो हमें पढ़ना है। E1CP इसको हम डिटेल में लेते हैं, राइट डाउन। सर यस, सर वहां पर वीकर बेसिस का क्या यूज बताया था आपने? क्या हुआ? E1 में वीकर बेस का क्या यूज बताया था आपने? वीकर बेस क्यों होना चाहिए? यार वीकर बेस जनरली क्या है, जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वही बेस के रूप में काम करते हैं, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहे हैं वो वीकर बेसिस होते हैं, और E1 के लिए वो रिक्वायरमेंट है। हाँ, हीटिंग की भी रिक्वायरमेंट साथ साथ है। अब रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो ज्यादा हाइड्रोजन को स्नेच करने की कोशिश करेगा, वीकर बेस होगा तो कम हाइड्रोजन को स्नेच करने की कोशिश करेगा। तो हम हाइड्रोजन पहले स्नेच नहीं करवाना चाहते हैं, या नेग्लिजिबल हाइड्रोजन स्नेच हो, ताकि पहले लिविंग ग्रुप चला जाए, कार्बोकेटाइन बन जाए, बाद में हाइड्रोजन जाए। तो हाइड्रोजन स्ट्रेच करने की प्रोबेबिलिटी को कम करने के लिए हम बेस का वीक नेचर लेकर फेवरेबल कंडीशन लेकर चलते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। देखो E1CP मैकेनिज्म ये हम देखते हैं। E1CP मैकेनिज्म, राइट डाउन। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट बेस, write down unimolecular elimination reaction with respect to conjugate base। ये आपका बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है जिसपे लिविंग ग्रुप है। कोई बेस होगा, एज यूजुअल सभी एलिमिनेशन रिएक्शन में बेस होता है। EI को छोड़ दिया जाए तो उसमें इंटरनल बेस होगा विद इन मॉलिक्यूल, एक्सटर्नल की जरूरत नहीं पड़ती, इंट्रामोलिकुलर होगा तो उसमें भी। साथ में एलिमिनेशन के लिए हीटिंग फेवरेबल है, तो होगा क्या, पहले कॉन्जुगेट बेस बनेगा, यानी कि इस H पॉजिटिव को पहले ले जाओगे तो यहाँ C नेगेटिव बनेगा, और C नेगेटिव इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो फाइनली ये एल्कीन बनेगा, बेस तो हाइड्रोजन को लेके चला गया और लिविंग ग्रुप चला गया। इस रिएक्शन में Cl बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि बाद में स्ट्रॉन्गर है तो फेवरेबल कंडीशन है, तो बाद में टूटेगा। CH बॉन्ड रिलेटिवली अगर वीकर है तो पहले बेस अपना काम करेगा और कॉन्जुगेट बेस बना लेगा। ये फेवरेबल कंडीशन है, CH बॉन्ड वीकर हो। CH बॉन्ड कितना वीकर है, उसको टूटने के बाद जो C नेगेटिव बना कॉन्जुगेट बेस, E1CP का मैकेनिज्म कार्बन आयन मैकेनिज्म होता है। अब मैं इसका मैकेनिज्म लिखता हूं, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। मैकेनिज्म लिखते ही सब हमें, सारे फंडे अनफोल्ड हो जाते हैं, सब हमें समझ में आने लगते हैं आसानी से, राइट। तो देखो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप, मैकेनिज्म ऑफ E1CP। पहले CH बॉन्ड टूटेगा और बाद में CCl बॉन्ड टूटेगा। तो पहले CH बॉन्ड को तोड़ते हैं। C, ये लिविंग ग्रुप L बोल देता हूं, ये अल्फा और उसका पड़ोसी कार्बन बीटा। यहां पे बेस है आपका, बेस, बेस का काम होता है हाइड्रोजन को ले जाना, तो बेस ने अपना काम किया। तो यहाँ पे H पॉजिटिव जाने के बाद जो बना, इसे कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। तो दिस इज कार्बन आयन कॉन्जुगेट बेस, कार्बन आयन कॉन्जुगेट बेस, दिस इज कॉन्जुगेट बेस। अब मैं बात करता हूं कॉन्जुगेट बेस जो बना, कार्बन आयन इंटरमीडिएट है, कॉन्जुगेट बेस जो बना उसमें इस कार्बन के लोन पेयर और लिविंग ग्रुप का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इस तरह होंगे। ये इसके C नेगेटिव का इधर आएगा, और दूसरे साइड से, एंटी साइड से, जैसे E2 में होता है, एंटी साइड से पीछे से आएगा और लिविंग ग्रुप चला जाएगा।
तो ऑर्बिटल के हिसाब से वैसे दिखाया, यहाँ पे मैं ऐसे दिखा लेता हूं इसको। यही आरडीएस होता है, दिस इज आरडीएस, ये कॉन्जुगेट बेस है आपका। तो ये हो जाएगा सी डबल बॉन्ड सी, ये अल्फा था आपका, ये बीटा था, सी डबल बॉन्ड सी, और लिविंग ग्रुप आपका चला गया। बताओ, जितना ज्यादा ये कार्बन आयन स्टेबल होगा तो ये इक्विलिब्रियम उतना ही फॉरवर्ड में जाएगा, जितना ज्यादा इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ज्यादा रेट होगा। ये मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म सबके सब लोग ध्यान रखें। ये हाइड्रोजन जितनी ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बनेगा तो ये इक्विलिब्रियम पे कार्बन आयन बहुमत में रहेगा, जितना बहुमत में रहेगा तो आरडीएस में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फॉर E1CB। साफ साफ समझ में आता है? ठीक है, दिस इज वेरी मच क्लियर। अब लिखो की पॉइंट्स, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स, फर्स्ट, मैं काइनेटिक्स की बात करता हूं, काइनेटिक्स ऑफ E1CB, काइनेटिक्स ऑफ E1CB, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो, काइनेटिक्स में रेट की बात करते हैं हम लोग। तो रेट क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, आरडीएस है। तो उससे देखो, कॉन्जुगेट बेस जो है उसकी पावर 1, ये एलिमेंट्री स्टेप है, इसका कोफिशिएंट 1 है आरडीएस में, तो आर इसकी पावर 1 हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस की पावर 1। तो क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट बेस, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट बेस। यही समझ में आया ना, जितनी ज्यादा कॉन्जुगेट बेस की उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ये साफ साफ समझ में आता है। तो जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा कार्बन आयन उतना ही ज्यादा इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, जितनी ज्यादा इसकी कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा रेट, यही तो बोला था मैंने थोड़ी देर पहले। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ज्यादा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, उसका अमाउंट ज्यादा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर रिएक्टेंट ज्यादा रहेगा, और यहाँ पर रिएक्टेंट ज्यादा रहेगा तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट बेस, ऑर्डर 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट बेस। नाम से क्लियरली समझ में आता है, नाम से क्लियरली समझ में आता है। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको क्वेश्चन में काम आएगी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ये आपको काम आएगी। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंटरमीडिएट, कार्बन आयन इंटरमीडिएट। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ये एक लिविंग ग्रुप है, ये CH2, ये CH3 है, मैंने बेस रखा और हीटिंग की, तो ये अल्फा है, लिविंग ग्रुप इधर है, ये भी बीटा और ये भी बीटा। तो इस बीटा को अगर मैं ले जाऊंगा सबसे पहले बेस द्वारा, तो ये प्राइमरी कार्बन आयन बनेगा इस बीटा को, लेकिन इस बीटा को ले जाऊं अगर बेस द्वारा तो लेस स्टेबल सेकेंड डिग्री कार्बन आयन बनेगा, क्योंकि इसका प्लस आई आ रहा है तो लेस स्टेबल अपने आप हो जाएगा प्राइमरी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब इससे कौन सी एल्कीन बनेगी फर्स्ट स्टेप में, ये एल्कीन। इससे कौन सी एल्कीन, लिविंग ग्रुप को ले जाओ फर्स्ट स्टेप में, ये हॉफमैन एल्कीन बनी, लेस सब्स्टिट्यूटेड। ये सेडजेफ एल्कीन बनी या जेडसेफ एल्कीन बनी, सेडजेफ एल्कीन और जेडसेफ एल्कीन। मेजर कौन सा होगा ये, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन सब ज्यादा होगी, रेट के हिसाब से यही है। तो अगर दो या दो से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ दो बीटा है तो दो बीटा हाइड्रोजन होगी, दो या तीन जब बीटा हाइड्रोजन होगी, then we see stability of carbon ion to decide major product। एक नोट लिख लो, E1CB में stability of carbon ion मेन मुद्दा है, नोट लिखो सबके सब। इन केस सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट, इन केस सबस्ट्रेट
has two or more beta hydrogens, two or more beta hydrogens, two or more beta hydrogens, then more stable carbon ion gives major product. इंपॉर्टेंट लिख लेना इस नोट के ऊपर, ये बिल्कुल की एलिमेंट है, ये सर मैं रिपीट, डिसाइडिंग. यस, डू यू सर want me to repeat? यस सर. In case substrate or reactant has two or more than two beta hydrogens, then more stable carbon ion, जो conjugate base बन रहा है वो carbon ion है, intermediate है, then more stable carbon ion ब्रैकेट में conjugate base gives major product. तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? ये मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देखो, समझ गए इस एग्जांपल से. सर थर्ड वर्ड क्या बोल रहे हो आप? सीपी मैकेनिज्म में कार्बन आयन स्टेबिलिटी देखनी है, कान खोल के सुन लो, सबसे काम की बात, नहीं कंफ्यूज होते रहोगे हरदम. जो नोट लिखवा है उसकी इज्जत करो. यस, योर क्वेश्चन प्लीज. सर थर्ड वर्ड क्या बोल रहे हो आप? इन केस ऑफ टू और मोर देन टू बीटा हाइड्रोजन्स. सर वो सबस्ट्रेट कुछ है था. अच्छा, सबस्ट्रेट मतलब यार रिएक्टेंट होता है. सबस्ट्रेट मतलब ये सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट है. बताया था ना बिल्कुल पहले लेक्चर में, जब केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी सबसे पहले लेक्चर में बताया था. सबस्ट्रेट वो रिएक्टेंट विच इज बीइंग अटैक्ड, जिसके ऊपर अटैक करता है, और रिएजेंट जो अटैक करता हो उसके ऊपर. तो बेस अटैक करके H पॉजिटिव ले जाता है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में, वो तो रिएजेंट हो गया. और सबस्ट्रेट मेन जो रिएक्टेंट है, जिसपे रिएक्शन हो रही है, जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, वो ये है लिविंग ग्रुप वाला. SN और E एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लिविंग ग्रुप होता है सारे के सारे मैकेनिज्म. बताओ इसमें रीअरेंजमेंट होगा क्या? कार्बोकैटायन बनता तो रीअरेंजमेंट होता, कार्बन रेडिकल और कार्बन आयन में तो रीअरेंजमेंट होता नहीं है. तो लिखो नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट एज कार्बन आयन इज इंटरमीडिएट. कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता तो रीअरेंजमेंट के बारे में सोचते. कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता तो लिविंग ग्रुप के बारे में हम लोग सोचते. ठीक है. अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं. काइनेटिक्स के बारे में बात कर ली. दूसरा स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E1CB. Stereochemistry of E1CB. Stereochemistry of E1CB. लिखो E1CB is stereospecific, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर के साथ रिएक्शन होगी या उसी से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, दूसरे के साथ कम होगी या नहीं होगी. तो यहां पे क्या बताया था मैंने? कार्बन नेगेटिव और लिविंग ग्रुप दोनों क्या होने चाहिए? एक दूसरे के एंटी होने चाहिए. तो ये जो CH बॉन्ड है और Cl बॉन्ड है वो एंटी होनी चाहिए. E2 की तरह एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट होना चाहिए. लिखो C negative and leaving group should be on opposite side. ब्रैकेट में लिखो एंटी पोजिशन. RDS में क्या होना चाहिए? C नेगेटिव का लोन पेयर वाला ऑर्बिटल एंड Cl वाला ऑर्बिटल एंटी, जस्ट लाइक E2 है ना, जस्ट लाइक
E2 में भी ऐसा ही होना चाहिए एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट में, जस्ट लाइक E2। सर एक बार रिपीट कर दो। C नेगेटिव एंड लिविंग ग्रुप, C नेगेटिव का लोन पेयर एंड लिविंग ग्रुप Cl बॉन्ड दोनों एंटी पोजीशन पे है ना, तो लिखो C नेगेटिव एंड लिविंग ग्रुप शुड बी ऑन अपोजिट साइड, ब्रैकेट में लिखो एंटी पोजीशन, जस्ट लाइक E2 में भी तो ये होता है, CH बॉन्ड और CCl बॉन्ड एक ही प्लेन में बट एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। C नेगेटिव एंड लिविंग ग्रुप, यार E2 की तरह एंटी एलिमिनेशन है, बस खत्म, अगर एक लाइन में खत्म करना चाहते हो तो। मैं मैकेनिज्म के हिसाब से समझा रहा था, मैकेनिज्म में जो कॉन्जुगेट बेस बनता है, ठीक है। अब जनरली हॉफमैन एल्कीन बनेगी या सेडचेफ एल्कीन बनेगी, लेस क्राउडेड कार्बन आयन ज्यादा, प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी थर्ड डिग्री कार्बन मोर स्टेबल है, तो लेस क्राउडेड कार्बन से हाइड्रोजन जाएगी तो कौन सी एल्कीन बनेगी, जनरली हॉफमैन एल्कीन, पर ये जरूरी नहीं है। आपको कार्बन आयन स्टेबिलिटी देखना है, मैकेनिज्म वही बोल रहा है, होपमैन के पीछे नहीं पड़ना। हाँ 98% आई होपमैन ही इवन सीपी मेजर बनती है, ये बात सच है, पर हरदम ये सच नहीं है। लिखो स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में, और जनरली होपमैन एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, जनरली का नीचे अंडरलाइन कर लेना, जनरली होपमैन एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, सेडचेफ वाली माइनर हो जाएगी। But stability of carbon ion is the ultimate thing, उससे डिसाइड करना है होपमैन बने सेडचेफ बने, वो सेकेंडरी बात है, बट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन यानी कि कॉन्जुगेट बेस इज अल्टीमेट थिंग टू डिसाइड होपमैन बनेगा सेडचेफ बनेगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वो मेन मुद्दा है यूएनसी में। अब मैं एक चीज और बताता हूं, पहले हाइड्रोजन जाता है ना इधर, हाइड्रोजन जाता है ना इधर, पहले हाइड्रोजन जाता है, कार्बन आयन बनता है कॉन्जुगेट बेस, और फिर कॉन्जुगेट बेस से लिविंग ग्रुप जाता है, यही कहानी है ना इसके मैकेनिज्म में। भाई सी नेगेटिव कब अच्छा बनेगा, मुझे जल्दी से बताओ, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो तो सी नेगेटिव ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी तो विथड्रॉइंग ग्रुप से बढ़ती है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी तो विथड्रॉइंग ग्रुप से बढ़ती है, ठीक है। तो लिखो बीटा कार्बन, बीटा कार्बन हैविंग स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप, ब्रैकेट में लिखो -m, स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप, ताकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बढ़ जाए और ये हाइड्रोजन भी एसिडिक हो जाएगा, जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस उतना ही ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तभी तो आरडीएस का रेट ज्यादा होगा। और इसकी स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी, जब ये हाइड्रोजन जाएगा, यानी कि ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन, वो कब होगा, जब स्टेबल होगा। स्टेबल क्या होगा, जब ईडब्ल्यूजी लगा हुआ होगा, सब चीजें कोरिलेटेड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप ब्रैकेट में लिखो -m वाले, या स्ट्रॉन्ग -i वाले भी हो सकते हैं, -m -h और स्ट्रॉन्ग -i, है ना। विथड्रॉइंग ग्रुप -m वाले, -h वाले या स्ट्रॉन्ग -i वाले एट बीटा कार्बन आर फेवरेबल, है ना, सबस्ट्रेट में बीटा कार्बन के ऊपर स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप होना फेवरेबल, ठीक है। बेस कैसा चाहिए, अरे सबसे पहले तो बेस ही ले जा रहा है, तो स्ट्रॉन्ग लिखो, फिर आगे लिखो स्टीरियोकेमिस्ट्री के बाद थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ बेस कैसा चाहिए। E2 में भी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए था, E1 सीबी में स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, लेकिन E1 में वीक बेस चाहिए था। देखो स्ट्रॉन्गर बेसिस, स्ट्रॉन्गर बेसिस जैसे OH नेगेटिव दिखाई दे गया, एल्कोक्साइड आयन दिखाई दे गया,
NH2 - 1 दिखाई दे गया लाइक दिस, है ना। इसमें ETO नेगेटिव, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, बहुत सारे हैं अल्कोक्साइड आयन, तो बहुत सारे अल्कोहल आप देख सकते हो। जनरली जो दिखाई देंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कोई भी एलिमिनेशन है तो बताओ। टेम्परेचर कंडीशन, हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, जानते हो आप पहले से, सारी एलिमिनेशन के लिए वो, तो इसके लिए क्या है, पर कार्बन एंड स्टेबिलिटी मेन। अब लिविंग ग्रुप की बात करते हैं और विदड्रॉइंग ग्रुप, है ना। लिविंग ग्रुप और विदड्रॉइंग ग्रुप दो की बात करते हैं। एक इस विदड्रॉइंग ग्रुप जो लगा रहता है बीटा पे, और अल्फा पे जो लिविंग ग्रुप होता है, इन दोनों की बात करते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक क्या बताया था? क्या आपने स्टीरियो स्पेसिफिक के बारे में क्या बताया था? स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर के साथ, जैसे जो एंटी पोजीशन पे रखेगा वो स्टीरियो आइसोमर तो हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप को वो तो E2 करवाता है, एंटी पेरिप्लेनर, तो E2 भी स्टीरियो स्पेसिफिक होगी। और सिन वाले एक साथ होता ही नहीं है, हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप सेम साइड हो और एंटी पे जा ही नहीं सकते हो, फ्री रोटेशन भी सिंगल बॉन्ड के अराउंड पॉसिबल नहीं हो। तो उस तरह के सिचुएशन में क्या करोगे, एक स्टीरियो आइसोमर के साथ एंटी वाले के साथ तो रिएक्ट कर रहा है, दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है या कम कर रहा है, तो हम बोलेंगे इट इज स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्टेंट। पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर दूसरे स्टीरियो आइसोमर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो बोलेंगे स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर, तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। समझ गए ना, उस एंटी वर्ड में ये स्टीरियो स्पेसिफिक छुपा हुआ है। यस सर। क्या तो एक से मेजर बनाएगा दूसरे से माइनर, या एक से रिएक्शन करेगा दूसरे से रिएक्शन नहीं करेगा, तो माइनर का मतलब जीरो हो गया। फिर जैसे सिन में हो हाइड्रोजन और एल तो नहीं होगी, जैसे E2 मैकेनिज्म आप अच्छी तरह समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ वाला पॉइंट, ये काम का है। ये लिविंग ग्रुप क्या क्या दिखाई देंगे आपको, लिविंग ग्रुप क्या क्या दिखाई देंगे, लिविंग ग्रुप देखो जरा। हेलोजन में ClBr नहीं, जब हेलोजन फ्लोरीन हो वो लिविंग ग्रुप हो। फ्लोरीन का जलवा दो ही मैकेनिज्म में चलता है, बाकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्लोरीन आपको एज ए लिविंग ग्रुप दर्शन नहीं देता। एक E1CP में, एक एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, E1CP में फ्लोरीन का दो ही जगह जलवा है, बाकी फ्लोरीन दर्शन नहीं देती है मैकेनिज्म्स में, दो ही जगह फ्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का जलवा है बाकी सब जगह पर। तो फ्लोरीन अगर लिविंग ग्रुप हो आपका, ठीक है, फ्लोरीन चिपका हुआ हो, या फिर टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन हो, या ट्राई अल्काइल सल्फोनियम आयन हो। आप बोलोगे सर टेट्रा अल्काइल बोल रहे हो, यार इधर भी तो इस फ्री वैलेंसी पे भी तो कार्बन होगा, तो टेट्रा अल्काइल बोलूंगा। दो दो अल्काइल ग्रुप तो इधर है, ट्राई अल्काइल सल्फोनियम आयन क्यों बोल रहे हो सर, यार ये फ्री वैलेंसी पे भी तो कार्बन से जुड़ा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यस और नो। या फिर OH हो बट इन बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में नहीं। एसिडिक मीडियम की कहानी तो पहले से जानते हो, इन बेसिक मीडियम ओनली, तभी E1CP के बारे में सोचेंगे। एसिडिक मीडियम में नहीं, एसिडिक मीडियम में तो एलिमिनेशन करवाना होगा तो E1 से होगा उससे मोस्ट ऑफ, ठीक है। OH, OPH भी मिल जाता है, अमोनियम की जगह अल्काइल अमोनियम भी मिल सकता है, टेट्रा अल्काइल अमोनियम की तरह ही। और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव भी देखना है तो ये पिरिडिन वाला भी मिल सकता है। ये सब N पॉजिटिव वाले हैं, N पॉजिटिव N पॉजिटिव N पॉजिटिव, ये O वाले हैं। इन दोनों की मैं बात करूं तो ये है ना, ये चार, ये कॉमन यूज होंगे। इनमें E1CP और E1 कुछ ऑथर लोग बोलते हैं E2 के हिसाब से करवाओ। अब रीअरेंजमेंट तो ना E1CP में होता है, कार्बन बनता है, और E2 तो सिंगल स्टेप रिएक्शन, उसमें तो रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है, एंटी पेरिपेनल अरेंजमेंट से H और L निकल जाते हैं कुल मिलाकर। तो कुछ लोग, पर आप E1CP लेकर चले दोनों मैकेनिज्म। मैं आपको एक चीज बताता हूं,
जहां पर E1CB मैकेनिज्म होने के चांसेस है उसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए और E2 में भी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, वहां पे E2 होने के चांसेस भी है कुछ। तो एक नोट लिख लो, जिस रिएक्शन में E1CB होता है, राइट डाउन इन इंग्लिश, जिस रिएक्शन में E1CB होता है, जिस रिएक्शन में E1CB होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जो काम आएगा मैं पहले बता रहा हूं। जिस रिएक्शंस में E1CB होता है, उन रिएक्शंस में E2 होने के भी चांसेस हैं, चाहे वो माइनर प्रोडक्ट बनाए, कितना परसेंटेज बनाए, तो चांसेस तो हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस, काफी कंडीशन दोनों की फेवरेबल है, एक दूसरे के लिए सिमिलर है। ये तो हो गया कौन कौन से लिविंग ग्रुप, ये फेमस, ये फेमस, ये फेमस और बेसिक मीडियम में OH फेमस, मेनली ये चार दिखाई देंगे क्वेश्चंस में आपको, दीज आर फेमस वन, ठीक है, फेमस वंस। लिविंग ग्रुप NR3 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव, OH बेसिक मीडियम एंड फ्लोरीन, चार मेनली इन्हीं का गेम मिलेगा क्वेश्चंस में आपको, ठीक है। अब विड्रॉइंग ग्रुप क्या क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेनली मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे, देखो NO2 मिल सकता है -M वाला, -M-I वाला, एल्डिहाइड कीटोन मिल सकते हैं, H कीटोन, ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गए, ये भी -M-I वाले हैं, अच्छे खासे विड्रॉइंग ग्रुप हैं। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, PH या फिर फिनाइल और एल्काइल कोई भी ग्रुप होगा, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप के रूप में, ये सब विड्रॉइंग ग्रुप के रूप में मेनली आपको दिखाई देते हैं। दीज आर डिफरेंट विड्रॉइंग ग्रुप, ये सबसे कॉमन, बहुत ज्यादा ये दिखाई देता है, दिस इज वेरी वेरी कॉमन। अब इनसे होता क्या है, जब पड़ोस में -M ग्रुप होंगे तो C नेगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे, और C नेगेटिव कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ने से RDS में कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो ऑब्वियसली E1CB के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी, E1CB के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी, E1CB के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी, ठीक है, ओके। ये सारा डिस्कशन हो गया। अब लेट अस डू क्वेश्चंस। ओके, टाइम, सर हमारी नेक्स्ट क्लास भी है। यस यस यस, आई अंडरस्टूड।